हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ और एडवांस टॉपिक्स ASP.NET कोर वेब एपीआई में। यहाँ पर मैं 1 मिनट स्लाइड शो कर देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग सर्विस लाइफ टाइम्स क्या होती है। देखिए, ये बहुत कॉमन टॉपिक होता है और लगभग हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, सर्विस लाइफ टाइम्स हमारे पास 3 तरीके की होती हैं: ट्रांजिएंट, स्कोप्ड और सिंगलटन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांजिएंट जो होती है वो हर बार हर रिक्वेस्ट पे आपको एक नई वैल्यू देती है। मतलब आप इसका जब इंस्टेंस बनाएंगे तो हर बार आपको इसकी नई वैल्यू मिलेगी। स्कोप्ड अगर होगा आपका तो एक सेशन में आपकी एक ही वैल्यू चलेगी एक रिक्वेस्ट पर। इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकल से भी देखेंगे। और सिंगलटन क्या होता है? सिंगलटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम लोग थ्रू आउट द एप्लीकेशन केवल हम लोग एक इंस्टेंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लेमन लैंग्वेज में आपको रिलेट कर रखा है कि ट्रांजिएंट क्या होगा, पेन जो कि मान लीजिए हम लोग नया लेते हैं हर टाइम। स्कोप्ड क्या होता है कि हर एग्ज़ाम में हम लोग सिर्फ एक नोटबुक लेंगे, राइट। उसी नोटबुक में हम लोग अपने आंसर्स लिखते हैं। और सिंगलटन क्या होता है, जैसे कि हमारी कॉलेज की बिल्डिंग हो गई, वो हमेशा एक ही रहेगी, राइट। नेक्स्ट आइए, आप लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने एज क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो देखिए, पहला है हमारा कैप्टिव डिपेंडेंसी। क्या होती है? कैप्टिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जब एक लॉन्गर लाइफ टाइम एक शॉर्टर लाइफ टाइम में डिपेंड करता है। जैसे कि सिंगलटन हमारा थ्रू आउट द एप्लीकेशन चलता है। और अगर कोई ऐसा इंस्टेंस आ गया हमारे पास कि सिंगलटन हमारा स्कोप्ड पे डिफाइन कर रहा है, तो वो कहलाता है हमारा कैप्टिव डिपेंडेंसी, जो कि पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़र का डेटा लीक हो रहा है रिक्वेस्ट के बीच में, तो क्या चीज़ गलत है? व्हाट कुड बी रॉन्ग? तो देखिए, डेटा जो है वो सेम रहे हमारी हर रिक्वेस्ट में, एक ही इंस्टेंस रहे उसका हर रिक्वेस्ट में, पर रिक्वेस्ट मतलब सेम वैल्यू रहे पर रिक्वेस्ट। तो उसके लिए हमारे पास स्कोप्ड इंडेक्स होता है। तो अगर डेटा हमारा लीक हो रहा है तो इसका मतलब कि हम लोगों ने जो इंस्टेंस यूज़ किया है वो स्कोप्ड नहीं है, सिंगलटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सर्विस लाइफ टाइम फास्टेस्ट होती है? तो फ्रेंड्स, जो सिंगलटन होती है वो फास्टेस्ट होती है, क्योंकि वो एक बार ही बनती है थ्रू आउट द एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको सिंगलटन कब यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि DB कॉन्टेक्स्ट, आप स्टोर कर रहे हैं रिक्वेस्ट स्पेसिफिक डेटा, और ये जो है वो थ्रेड सेफ नहीं है, तो मतलब आपको या इन इंस्टेंसेस पे सिंगलटन यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्कोप्ड सर्विस लाइफ टाइम। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, वाई इज़ DB कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज स्कोप्ड? ये हमेशा स्कोप की होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये थ्रेड सेफ नहीं होती और एक होती है, हर रिक्वेस्ट में केवल एक इसकी वैल्यू रहती है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स इफ़ यू इंजेक्ट ट्रांजिएंट इनटू सिंगलटन? तो देखिए, ट्रांजिएंट को जब आप सिंगलटन में इंजेक्ट करेंगे तो वो सिंगलटन की तरह ही बिहेव करता है। मतलब एक बार अगर ट्रांजिएंट क्रिएट हो गया तो सिंगलटन में क्या होता है फ्रेंड्स, लेजी लोडिंग होती है। तो एक बार अगर आपका इंस्टेंस क्रिएट हो गया तो वही इंस्टेंस आपका थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ होगा। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, कैन स्कोप डिपेंड ऑन सिंगलटन? तो हाँ, देखिए, छोटी लाइफ टाइम बड़े पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। वाइस वर्सा अगर होगा फ्रेंड्स तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्टिव डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है, कैन ट्रांजिएंट डिपेंडेंट ऑन स्कोप? तो ये भी हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो जल्दी से इसके प्रैक्टिकल पे आती हूँ मैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, सॉरी, सर्विस लाइफ टाइम्स लिया है, सॉरी, मुझे सर्विस लाइफ टाइम्स ही लेना था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल मैंने एक डेमो कंट्रोलर ले लिया है अपना, और उसमें देखिए मैंने यहाँ पर इसको सबसे पहले आप लोग रजिस्टर करवा लीजिएगा अपने तीनों इंस्टेंसेस को। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको रजिस्टर करवा लीजिए। डेमो पर्पज़ के लिए मैंने एक ही सर्विस ली है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अपने सारे इंटरफेसेस ले लिए। और क्या किया है, यहाँ पर आपको सर्विसेज मैंने इस तरीके से हर एक सर्विस अपने एक उसको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। बट आइडियली आप लोग ऐसा मत करिएगा, सर्विस में अलग अलग आप
आपके इंटरफेसेस बनते हैं और अलग अलग आपकी सर्विसेज क्लास बनती हैं। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेमो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस सर्विस का क्या रोल होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं ऐसा कर रही हूँ। तो देखिए नेक्स्ट आएगा हमारे पास, हम लोग इस कंट्रोलर में आ गए। यहाँ पर देखिए मैंने हर सर्विस का एक एक इंस्टेंस बना रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब गेट का मेथड है तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैसा बिहेवियर होता है ट्रांजिएंट, स्कोप्ड और सिंगलटन का। तो मैं इस सर्विस को यहाँ पर रन करती हूँ। देखिए ये कोड मैं आपको गिटहब पे लिंक कर दूंगी, इसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बिहेव करेगा अभी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गेट रिक्वेस्ट पे जाइए, ट्राई इट आउट करिए, एग्जीक्यूट करिए। यहाँ पर देखिए आपका ये ट्रांजिएंट बिहेवियर आ रहा है और ये क्या आ रहा है स्कोप्ड में। देखिए ये सेम वैल्यू है हर इंस्टेंस के लिए, और ट्रांजिएंट में क्या है आपकी अलग अलग वैल्यू आ रही है, और सिंगलटन में यहाँ पे भी सेम है। बट अभी आप डिफरेंस देखिएगा, मैं फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक करती हूँ। तो देखिए ये जो स्कोप्ड वैल्यू है चेंज हो गई, लेकिन अभी इस रिक्वेस्ट के लिए हर वैल्यू इसमें स्कोप्ड इंस्टेंस की सेम रहेगी। सिंगलटन की पहले भी ये वैल्यू थी, अब भी ये वैल्यू है, जबकि ट्रांजिएंट की फिर से चेंज हो गई। यहाँ पर फिर से क्लिक करिए तो देखिए फ्रेंड्स स्कोप्ड हमारा फिर से चेंज हो गया, लेकिन इस रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास एक ही वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो ये होता है हमारा क्या बोलते हैं सर्विस लाइफ टाइम्स। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सॉरी फ्रॉम करंट स्लाइड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपीआई वर्जनिंग। देखिए एपीआई वर्जनिंग जब भी आप रिलीज़ करते हैं एक एपीआई को, तो वर्जनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें देखिए क्या होता है, मेजर वर्जन होता है, माइनर वर्जन होता है, और इसका एक पैच होता है, राइट। तो एपीआई वर्जनिंग करती क्या है, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं एपीआई वर्जनिंग की हेल्प से हम लोग एपीआई के मल्टीपल वर्जन्स को एक ही एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, और इससे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। हम लोग ये कैसे करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एपीआई वर्जन का एट्रीब्यूट जो कि हम लोग program.cs में यूज़ करते हैं। अभी जस्ट मैं आपको 1 मिनट में इसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट थोड़ा सा इसको और समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है, मतलब आपकी क्लाइंट जो है वो किसी वर्जन पे काम कर रहा है और वो वर्जन क्या हो गया है, अपडेट हो गया है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे ओल्ड क्लाइंट्स हैं वो हमारे ब्रेक हो जाएं जस्ट बिकॉज हमने वर्जन को चेंज करा है। तो एपीआई वर्जनिंग की हेल्प से हम लोग मल्टीपल एपीआई वर्जन्स को मेंटेन कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए वही मैंने एग्जाम्पल से समझाया है कि सपोज़ आप लोग एपीआई वर्जन यूज़ कर रहे हो और क्लाइंट ने उसको मतलब स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, आपने वर्जन 1 रिलीज़ किया। लेटर क्या करते हैं हम लोग अपने रिस्पॉन्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। तो अगर आप लोग वर्जनिंग यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी ओल्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो टूटने लगेंगी, ब्रेक होने लगेंगी। लेकिन अगर हम लोग वर्जनिंग यूज़ करेंगे तो दोनों हमारे वर्जन्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग वर्जनिंग क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग वर्जनिंग इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग अपने न्यू फीचर्स को ऐड कर सकें और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हमारी जो है वो ब्रेक ना हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये API वर्जन 1 और 2 दोनों को यूज़ कर रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से है, जब ये वर्जन 1 था तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट रिटर्न हो रहा था और वर्जन 2 में ये रिटर्न हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कैसे करते हैं, program.cs में आप इस तरीके से मैप टू API वर्जन यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे ऐड API वर्जनिंग। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 1 है, राइट। तो जो मोस्ट आपकी यूज़ होती है API वर्जनिंग में वो हमारी URL वर्जनिंग होती है इस तरीके से।
नेक्स्ट आते हैं हमारा स्वैगर क्या होता है। तो देखिए स्वैगर अभी आप सब लोग जान गए होंगे, हम लोग थोड़ा देर से प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। ये हमारा यूआई होता है जिसकी हेल्प से हम लोग ASP.NET कोर की एप्लीकेशंस को टेस्ट करते हैं अपने ब्राउज़र से। ये क्या करता है, ये एक इंटरैक्टिव यूआई यूज़र इंटरफेस होता है जो हमें टेस्टिंग के लिए और एपीआईज को डॉक्यूमेंट करने के लिए हेल्प करता है। इससे हम लोग टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन दोनों कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में हमें पूछते हैं कि स्वैगर क्या होता है। स्वैगर क्या होता है, हमारा टूल जिससे हम डॉक्यूमेंट और एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, डिफरेंस क्या होता है स्वैगर और पोस्टमैन में। स्वैगर हमारा बिल्ट इन टूल होता है, हमें विजुअल स्टूडियो से ही मिलता है। और पोस्टमैन, जो लोग पहले काम करते होंगे वेब एपीआईज में, उनको पोस्टमैन पता होता है क्या होता है। ये एक एक्सटर्नल टूल होता है जो हम लोग डाउनलोड करते हैं। सॉरी, हम लोग स्वैगर पढ़ रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ। तो देखिए इसमें आपको हमें स्वैगर यूज़ करने के लिए क्या होता है, एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा इंस्टॉल रहता है। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ये हमारी जो चीज़ें हैं, सर्विसेज हमको ऐड करनी पड़ती हैं। मिडिलवेयर इसमें एडेड रहता है program.cs में, app.use स्वैगर और use स्वैगर UI। जैसे ही आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे, हम लोग देख रहे थे, हम लोग ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पर्टिकुलर हमारा कंट्रोलर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और हम लोग अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैशिंग। तो देखिए कैशिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग सिंपल समझते हैं। हमारे पास सपोज क्लाइंट है और सर्वर है। क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे एपीआई को कि वो डेटा फैच करे सर्वर से। बट देखिए क्या होता है, जैसे हमारा क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट करी एपीआई को और एपीआई फिर गया सर्वर से हमारे डेटा को फेच करने के लिए। बट बार बार ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। मतलब डेटाबेस से अगर हमें बार बार डेटा फेच करना पड़ेगा अपने क्लाइंट पे, अपनी एप्लीकेशन में, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग कैश मेंटेन करते हैं। कैश मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, हम लोग अगर हम लोग सेम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार एपीआई को, तो वो क्या करता है कि जो डेटा है जो पहली बार फेच हुआ है डेटाबेस से, उसे कैश मेमोरी में स्टोर करता है कुछ समय के लिए, जिससे कि अगली बार जब हमें डेटा को फेच करना होगा तो वो हमारे सर्वर पे नहीं जाएगा, वो सर्वर की जगह वो हमारा इन मेमोरी में से ही डेटा को हमारा ले लेगा। तो कैशिंग क्या होता है कि स्टोर डेटा टेम्पररीली सो दैट वी डोंट हैव टू फेच इट अगेन एंड अगेन, राइट। तो कैशिंग से हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है उसको क्या करते हैं, जनरली स्टोर कर लेते हैं कुछ समय के लिए। हम लोग ज़्यादातर जो है वो इन मेमोरी कैशिंग यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैशिंग के टाइप्स हैं, बट ज़्यादातर हम लोग इन मेमोरी कैशिंग को यूज़ करते हैं। अब देखिए कैशिंग को क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप कैशिंग को यूज़ नहीं करोगे तो हर रिक्वेस्ट जो होगी आपके डेटाबेस पे जाएगी। मतलब क्लाइंट ने, ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट को हिट किया, वो एपीआई पे गया, एपीआई से डेटाबेस पे गया और डेटाबेस से फिर वापस एपीआई पे आया और एपीआई ने उसको एज अ जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न किया। बट हर बार अगर ये कॉल डेटाबेस पे जाएगी तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा, प्रोसेस हमारा स्लो हो जाएगा। अगर हम लोग कैशिंग करेंगे तो केवल पहली रिक्वेस्ट हमारी डेटाबेस पे जाएगी और बाकी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो हमारी कैश मेमोरी से फेच होती हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड मेमोरी कैश इस तरीके से यूज़ करेंगे program.cs में। और यहाँ पर देखिए मैंने जस्ट फॉर डेमो आपको एक कैश कंट्रोलर ले रखा है और यहाँ पर देखिए हर 30 सेकेंड के लिए अगर आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हो, वहाँ पर ट्राई इट आउट करके एग्जीक्यूट पे, तो देखिए पहली बार आपका नया रिक्वेस्ट जाएगा और उसके हर बाद आपका वही जो है टाइम जो है वो रिटर्न होगा। बट अगर आप 30 सेकंड की बात करते हो तो आपका जो टाइम है इस तरीके से फ्रेंड्स, वो आपका डेटा, जैसे डेटा फ्रॉम डीबी एट, यहाँ पे आप इसको आउटपुट करवा रहे हैं ना, रिटर्न ओके डेटा, तो ये डेटा जो है
ये टाइम स्टैम्प के साथ आएगा, तो यहाँ पर आपको एक नया टाइम स्टैम्प मिलेगा कब, 30 सेकेंड्स के बाद। तो ये होता है हमारा कैश की वर्किंग। यहाँ पर देखिए आउटपुट कैसे आएगा, पहली कॉल गई अगर तो डेटा एट डेटाबेस इतना, फिर विद इन 30 सेकेंड्स आप जब भी करोगे तो आपको यही रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अभी रिस्पॉन्स हमारा कहाँ से आ रहा है, कैश मेमोरी से ही वो डेटा फेच कर रहा है, डेटा हमारे क्लाइंट में, वो डेटाबेस पर नहीं जा रहा है। बट 30 सेकेंड के बाद हमारा डेटाबेस जो है वो फिर से कॉल होगा। नेक्स्ट आते हैं लॉगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन में। तो लॉगिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी आपके एप्लीकेशन में चेंजेस होते हैं आप उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की होती है, जैसे इन्फो, एरर, वार्निंग्स, ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं लॉगिंग के सारे लेवल्स, ठीक है। तो जब भी देखिए आपके एप्लीकेशन में कोई भी एरर आता है, तो अगर आपने लॉग्स अटैच नहीं करे हैं तो आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीटली फट जाएगी, और इसको डिटेक्ट करना बाद में डेवलपर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि क्या इसका रीज़न रहा है, ठीक। तो इसी को हम लोग हटाने के लिए, इसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग अपने एप्लीकेशन में लॉग्स देते हैं। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल से भी दिखाऊंगी। ओके ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये डायग्राम गलती से ऐड हो गया है, ये लॉग, नो, ये दिस इज़ अ रॉन्ग फिगर हेयर। यहाँ पर क्या था एक्चुअली, ये वर्जनिंग में हमारा यूज़ होगा कि मेजर, माइनर और रिपोजिटरी, जैसे 2.1.1। तो अबाउट दिस आई एम रियली सॉरी, ये वर्जनिंग का है। तो मेजर वर्जनिंग में क्या होता है, हमारे नए चेंजेस आते हैं, माइनर में थोड़े बहुत कंपैटिबल चेंजेस, और ये एक्चुअली पैच होता है, दिस इज़ नॉट रिपोजिटरी, दिस इज़ पैच। तो यहाँ पर हम लोग थोड़े माइनर बग फिक्स करते हैं। तो इस डायग्राम को यहाँ पर अवॉइड करिएगा प्लीज़, आई एम सॉरी अगेन फॉर दिस। फिर से आते हैं हम लोग लॉगिंग पे। तो लॉगिंग हमारी डीबगिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, मॉनिटरिंग के लिए और प्रोडक्शन में सपोर्ट के लिए। हम लोग ASP.NET कोर में जनरली जो बिल्ट इन लॉगिंग है वो यूज़ करते हैं, आई लॉगर इंटरफेस से हमें ये प्रोवाइड होती है, राइट। और अगर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स आपको करने हैं, सपोज आपको फाइल लॉगिंग करनी है मान लीजिए, तो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हो गए आपके, जैसे कि सेरीलॉग हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग के लिए मॉडर्न एप्लीकेशंस में। यहाँ पर लॉग्स हमारे की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट आता है एनलॉग। ये फ्रेंड्स हमारी पुरानी ट्रेडिशनल तरीका है, फाइल बेस्ड लॉगिंग होती है इसमें, लेकिन जो मॉडर्न एप्लीकेशंस होती है उसमें हम लोग सेरीलॉग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलर आपकी लॉगिंग लाइब्रेरीज हमारी सेरीलॉग होती है, एनलॉग भी होती है। और इसमें फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले लॉगिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये सारे मतलब पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट, अपनी एप्लीकेशन में। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यूज़ के लिए कि हम लोग कंसोल लॉग्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं। देखिए नॉर्मली जो लॉग्स जब आप एप्लीकेशन में रन करोगे और आप सिंपली आई लॉगर जो आपका बिल्ट इन है उसको यूज़ करोगे, तो क्या होता है आपके कंसोल में लॉग्स जनरेट होते हैं। बट फ्रेंड्स वो जो कंसोल के लॉग्स होते हैं वो परसिस्टेंट, मतलब सपोज एक यूज़र आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है बट वो किसी जगह उसमें प्रॉब्लम आ गई, या फिर टेस्टर आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है और उसको बाद में डेवलपर को लॉग्स देने पड़े कि कहाँ पर आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी। तो कंसोल लॉग्स बार बार जो होते हैं वो आपके परसिस्टेंट नहीं रहते। उसको हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दूसरी लॉगिंग लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, जैसे कि सेरीलॉग। तो कंसोल लॉग्स हमारे प्रोडक्शन में क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो परसिस्टेंट नहीं रहते। परसिस्टेंट मतलब लंबे समय के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। व्हाट काइंड ऑफ लॉग्स डू यू राइट, देखिए किस अलग अलग लॉग लेवल्स होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, वार्निंग, एरर। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वेयर डू लॉग्स गो इन रियल प्रोजेक्ट। देखिए रियल प्रोजेक्ट में आपके लॉग्स कहाँ होते हैं, मैक्सिमम लॉग्स आपके फाइल्स में सेव्ड होते हैं। अभी मैं जस्ट आपको दिखाऊंगी हम लोग किस तरीके से सेव करते हैं। या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है, जैसे कि एज्योर में
मॉनिटरिंग टूल्स हमारे पास होते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने फ्रेंड्स क्या कर रखा है, ये मेरा एक कंट्रोलर है। ये भी कोड आपको आपका गिटहब में मिल जाएगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए लॉगर, यहाँ पर सिंपली मैंने इंजेक्ट किया है। ये मेरा बिल्ट इन लॉगर है फ्रेंड्स, ये मैंने यूज़ किया अपना बिल्ट इन लॉगर, ये इंस्टेंस बना लिया। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी, हाँ यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा गला ख़राब है आज मेरा। तो यहाँ पर देखिए जैसे गेट रिक्वेस्ट थी, तो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लॉग कर दी, और सारी इंफॉर्मेशन आने के बाद आपका इस तरीके से ये यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन आपकी ये सारी फेच्ड हो गई है। ऐसे ही मैंने पूरी CRUD एप्लीकेशन पे यहाँ पर ध्यान से देखिए लॉग्स को ऐड कर रखा है। तो एक बार अगर मैं आपको एक बार इस एप्लीकेशन को रन करके दिखाऊं, और यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, program.cs में मैंने क्या किया, एक सेकेंड, मैंने इस तरीके से फ्रेंड्स, एक मिनट अगर मैं आपको दिखाऊं, डीबग, जस्ट अ सेकेंड, डिसेबल करेंगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार के लिए हम लोग program.cs में आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, या क्यों नहीं रहा है, हाँ, program.cs में हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सेरीलॉग। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, अपनी फाइल में इस लॉग्स को राइट कर लिया है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रन होगी, आपके लॉग्स जो हैं वो इस वाले पाथ में आपको मिल जाएंगे। देखिए लॉग्स नाम का यहाँ एक फ़ोल्डर भी है, और यहाँ पर आपको लॉग्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं एक बार इस एप्लीकेशन को फिर से रन करके दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए सपोज़ यहाँ पर मैंने गेट रिक्वेस्ट की, ट्राई इट आउट किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट हो गई, राइट। अब इसके लॉग्स कैसे जनरेट होंगे, ओ सॉरी, ओके जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, इसके लॉग्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सपोज़ अगर मैं करती हूँ ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर करते हैं हम लोग, और यहाँ पर आ जाती हूँ मैं लॉग्स में। ओके दैट्स फाइन। अभी देखिए यहाँ पे आपको लॉग्स जो हैं, जो भी जनरेटेड आपके फ्रेश लॉग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये आपका इस तरीके से हम लोग लॉगिंग परफॉर्म करते हैं। ये हमारा सेरीलॉग है। ये मॉडर्न प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में हम लोग सेरीलॉग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन लॉगिंग आपको दिखा रखी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका कोई एक्सेप्शन भी आएगा तो वो एक्सेप्शन भी आपका लॉग हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, मैंने टेस्ट एक्सेप्शन कर रही हूँ, इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगी तो यहाँ पर आप मैसेज देखिएगा। मैसेज क्या होगा, आएगा आपका समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अगर आप इसको वहाँ पर देखते हैं अपने लॉग्स में, अगर मैं दोबारा जाती हूँ, यहाँ पर मैं गई फ्रेंड्स, ओपन फाइल फोल्डर कर लिया मैंने, और लॉग्स पर गई, और यहाँ पर तो देखिए जैसे ही आप फ्रेंड्स यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी लॉगिंग आ जाएगी। जैसे कि टेस्ट एक्सेप्शन आपने किया था, ये मेथड आपका फेल हुआ था, राइट। और जो भी मैसेज आपका डिस्प्ले आप करवा रहे थे वो आपको यहाँ पर ठीक तरीके से मिल जाता है कि यहाँ ये देखिए, ये पूरा स्टैक ट्रेस, इसे स्टैक ट्रेस बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पर आपका जो जिस टाइम पे आप लोग काम कर रहे हैं और क्या आपका लॉग्स जनरेट हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो आपको यहाँ पर जनरेट होके मिल जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज लॉगिंग इन ASP.NET कोर। ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारे फाइल्स में जो है लॉग्स जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए
आप लोगों को जनरली पता होता है कि सी शार्प में एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग ट्राई कैच से करते हैं। बट फ्रेंड्स, ट्राई कैच अगर आप पूरी जगह लगाते रहोगे तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी मेसी हो जाती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलिंग करते हैं। एक मिडिलवेयर को यूज़ करते हैं हम लोग, जिसकी मदद से हम लोग सारे अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस को कैच कर लेते हैं। तो कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि ट्राई कैच हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते, तो हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये रेपिटेटिव और मेसी हो जाता है। ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है, हम लोग सारे एक्सेप्शंस को एक ही जगह पर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। वेयर डू यू लॉग एरर्स, तो अभी मैं आपको फिर से वहाँ पर दिखाऊंगी। अभी आप लोग देख रहे थे ना, एक एरर के लिए हम लोग ने कंट्रोलर में जस्ट देखा था एग्जाम्पल की, वहाँ पर जो है एक एरर मैसेज आ रहा था। यहाँ पर अगर मैं वापस जाऊँ आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट एक्सेप्शंस आ रहा था, राइट। तो ये जो है, ये मैं एक्सेप्शन यहाँ पे डेलिबरेटली थ्रो कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक्सेप्शन मिडिलवेयर यहाँ पर ले रखा था इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, इन्वोक क्या होता है, वो मेथड होता है जो ASP.NET कॉल करता है हर HTTP रिक्वेस्ट के लिए जो हमारी मिडिलवेयर से पास होती है। ये जो इस तरीके से ये जो अवेट नेक्स्ट है, ये क्या होगा कि मतलब आपकी जो आगे आने वाली रिक्वेस्ट है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारी नेक्स्ट मिडिलवेयर पाइपलाइन की। तो ये क्या है, एक्सेप्शन मिडिलवेयर है। देखिए यहाँ पे program.cs में अगर मैं गई तो एक्सेप्शन मिडिलवेयर यहाँ पे मैंने क्या करवा रखा है, रजिस्टर करवा रखा है। इसको रजिस्टर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कौन सी मिडिलवेयर है, यहाँ पर देखिए यूज़ मिडिलवेयर करके, app.use मिडिलवेयर, एक्सेप्शन मिडिलवेयर। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, अगर यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन में जाओ तो ये आपने ऑलरेडी यहाँ पर जो आपने यहाँ पर कस्टम अपनी मिडिलवेयर बना रखी है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट पे थे आई थिंक, एक्सेप्शन या एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। तो ये इस तरीके से हम लोग करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इसका सिंपल प्रोसेस क्या होता है, हम लोग मिडिलवेयर बनाते हैं, एक्सेप्शन मिडिलवेयर, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, और इस मिडिलवेयर को आप लोग रजिस्टर करवाओगे इस तरीके से app.use मिडिलवेयर करके, और इसकी आप लोग टेस्टिंग कर सकते हैं कंट्रोलर में और सर्विसेज में कहीं भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पर अभी हम लोगों ने टेस्टिंग कैसे की थी, इसको बंद कर देती हूँ फ्रेंड्स, आई थिंक ये हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर टेस्टिंग कैसे की है, इस तरीके से हमने टेस्ट किया था, ठीक है। ये टेस्ट एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर किया था कि ये ग्लोबल मिडिलवेयर है फ्रेंड्स। आपका कोई भी आपका इशू होगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन, तो आपका वो इजीली यहाँ पर ट्रैक हो जाता है, ठीक। तो ये होता है हमारा ग्लोबल मिडिलवेयर का प्रोसेस। एक और तरीका होता है ट्राई कैच। आई होप आप लोग उस टेक्निक से फेमिलियराइज्ड हैं कि ट्राई कैच में आपको ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होती, एक पर्टिकुलर फंक्शन में आपको ट्राई कैच लगाना पड़ता है। ट्राई में आप उस कोड को लिखते हो जो आपको टेस्ट करना है, अगर उस कोड में कोई एक्सेप्शन आ जाएगा तो वो आपका कैच ब्लॉक में कैच हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।